Hello everyone. I hope everyone is doing well. So we are again here with the MCQ series of science, lecture 9. Okay. Before proceeding, मैंने कल के comment box में I saw your answers and even your query regarding the question number 5. जो आपका पिछला लेक्चर हुआ था उसमें कुछ लोगों ने कहा था कि आंसर गलत है. फॉर द गुड जोन एंड द बैड जोन आर फॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली इन. ठीक है, बट इफ़ यू कुड सी इज़ दैट कि मैंने जो बी है, दैट इज़ ऑप्शन बी, उसको चेंज करके स्ट्रैटोस्फेयर की जगह मीजोस्फेयर लिख दिया था. आर यू गेटिंग मी? मीजोस्फेयर लिख दिया था. सो दैट इज़ वाई मैंने कहा कि मीजोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर है. ठीक है, बट इफ़ इट कम्स लाइक तो ए ऑप्शन करेक्ट था. पर इफ़ इट इज कम्स लाइक कि इसी तरह इसी पैटर्न में आ जाए, दैट इज ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रैटोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, देन आपको उसमें देखना है गुड जोन और बैड जोन. यू नो इट वेरी वेल, राइट? तो मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया था कि ट्रोपोस्फेयर जो है दैट इज योर बैड जोन. क्या है? बैड जोन है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट होता है टू द अर्थ. ठीक है, बीइंग स्ट्रैटोस्फेयर जो होता है दैट इज अवे फ्रॉम द अर्थ. और इवन जहाँ पे जो जेट है या प्लेन्स है वो फ्लाई करते हैं उसके ऊपर लेयर होती है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ गुड जोन. जो स्ट्रैटोस्फेयर थी तुम्हारी क्या है? गुड जोन है. क्या है? गुड जोन. तो अब किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो अगर लिखा है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रैटोस्फेयर एंड स्ट्रैटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, अगर तो इसी फॉर्म में आता है, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. मतलब स्ट्रैटोस्फेयर आ गया गुड जोन, ट्रोपोस्फेयर आ गया बैड जोन. ओके, तो मैंने आपको समझाया सही था, बस ऑप्शंस आपको चेंज कर दिए थे. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इसी तरह ऑप्शन आएंगे, है ना? ऐसा भी हो सकता है उल्टा करके दे दिया हो कि ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रैटोस्फेयर ए ऑप्शन दिया हो, और जो बी है और जो आपका बी है वो आपको दे दिया हो मीजोस्फेयर, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, मीजोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, आंसर तो वही है ना, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रैटोस्फेयर है. वो उल्टा कर दिया है तो उसका कोई मैटर नहीं करता है. ठीक है, अगर तो यही ऑप्शन आता तो बी इज अ करेक्ट आंसर. पर अगर स्ट्रैटोस्फेयर की जगह यहाँ पे मीजोस्फेयर होता, सो योर ए वॉज योर करेक्ट आंसर. होप आई एम क्लियर. तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या है. डोंट बी जस्ट सेम कि जैसा पैटर्न होगा वैसा ही हो, वो आगे पीछे भी कर सकते हैं. ठीक है, सो होप आई एम क्लियर कि जो गुड जोन है वो स्ट्रैटोस्फेयर और बैड जोन जो है ट्रोपोस्फेयर है. तो आप वो ऑप्शन में देख लो. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर टुडेज लेक्चर. कहते हैं इट वॉज रियली गुड. कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है, सो आई होप आप क्लियर हो चुके हैं अब उससे. तो लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टेड टाइम विद योर सेक्शन सेट 17 ऑफ लेक्चर 9. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इनर्शिया. इनर्शिया किसका ग्रेटेस्ट होगा? ए सिंगल एटम, बी अ मॉलिक्यूल, सी अ 1 रुपी कॉइन, और डी अ क्रिकेट बॉल. ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज डी, क्रिकेट बॉल. सो योर करेक्ट आंसर इज डी, क्रिकेट बॉल. अब जब हम क्रिकेट बॉल की बात करते हैं, राइट, तो हमने क्या बोला, किसका इनर्शिया ज़्यादा है. ठीक है, तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, और आपको ये भी पता है ये किस पे डिपेंड करता है. जो इनर्शिया वो डिपेंड करता है किस पे? ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा. तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मास. तो हमें क्या पता चला? जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा. ठीक है, तो आप देख लो कि इन चारों में से किसका इनर्शिया सबसे ज़्यादा है. ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल का.
ठीक है, इट इज मोर हेवियर देन कंपैरेटिवली इन 3K, ठीक है. सो डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज अ क्रिकेट बॉल. चले नेक्स्ट. जस्ट बॉर्न बेबी हैज अ रेस्पिरेटरी रेट एज 40 times per minute, 26 times per minute, 18 times per minute, or 15 times per minute. Okay, so your correct answer is A, 40 times per minute. Okay, जो बेसिकली जस्ट बॉर्न बेबी होता है उसकी जो ब्रेथ होती है इट इज़ फ्रॉम 40 to 60 ब्रेथ वो टेक प्लेस करता है पर मिनट, विच इज़ मोर फास्टर देन एन एडल्ट. ओके, let's move on to the third question. Which of the following force is responsible for raising water up to the tall plants? A, root pressure, B, capillary action, C, transpirational pull, or D, air pressure? Okay, so your correct answer is C, transpirational pull. अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है, जब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में लीव्स होती हैं, ठीक है, अब वो क्या करती हैं, ये लीव क्या होती हैं, वाटर लूज करती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है. अब ये जो वेपर फॉर्मेशन होती है इनको कहा जाता है ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, अब जब ये वाटर वेपर्स जो हैं ये बाहर निकले तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं. क्या, नेगेटिव प्रेशर इन द लीव्स, ठीक है, जो क्या क्रिएट करता है, सक्शनल पुल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये बेसिकली जो पानी है वो ऊपर की तरफ जाता है, सो दे कैन प्रोवाइड द वाटर टूवर्ड्स द स्टेम. ओके, कि उनको भी पानी मिल सके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपिरेशनल पुल. ओके, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. फोर्थ, which one of the following is named strategic metal? A, potassium, B, arsenic, C, titanium, or D, nickel? So your correct answer is C, titanium. अब टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक मटेरियल क्यों कहा जाता है, स्ट्रैटेजिक मटेरियल मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्पेशल मटेरियल, मतलब इसमें कुछ ऐसी खूबी है जो बाकियों में नहीं होती है, ठीक है. तो इसमें पहली चीज़, इट इज़ वे मोर स्ट्रोंगर देन द अदर मेटल्स, सबसे पहली बात. दूसरी बात, इट इज़ वेरी लाइट इन वेट, क्या है, लाइट इन वेट है. तीसरी चीज़, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय करोजन, नॉट अफेक्टेड, ठीक है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए टाइटेनियम इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रैटेजिक मटेरियल. और इसको कहाँ यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन वॉर इक्विपमेंट्स, कि कई सालों तक भी पड़ा रहे तो ये खराब नहीं होगा. सो टाइटेनियम, इसको एरोस्पेस में भी यूज किया जाता है, ठीक है, मरीन इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है. So titanium is a strategic metal. Okay. Let's move on to the fifth question. Which one of the following plant is effective in reducing water pollution and is also useful for producing biogas? A, water hyacinth, B, eucalyptus, C, salvinia, or D, lotus? कौन सा प्लांट है जो वाटर पोल्यूशन और बायोगैस वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में और बायोगैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ए, वाटर हाइसिन. बेसिकली ये क्या है, एक
फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट होता है. क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट होता है. ये क्या करता है? जितना भी ये स्कैवेंज, मतलब ये क्या करता है, ये खा लेता है जो भी ऑर्गेनिक वाटर पल्यूटेंट्स होते हैं ना, जितने ऑर्गेनिक वाटर पल्यूटेंट्स होते हैं ये उनको खा लेता है एंड एक्ट एज कि वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करे. ठीक है. 40% ऑफ वाटर पल्यूटेंट्स को ये मतलब वाटर को प्यूरिफाई करता है. ठीक है. और बायोगैस की तरह क्यों यूज़ होता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हेमी सेलुलस कंटेंट होता है, तो इसको बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. Let's move on to the sixth question. What is the electric current received from the battery? A. AC, D. DC, C. both, or D. none of these? जो तुम्हारी बैटरी है वो क्या रिसीव करती है? ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट और बोथ. सो करेक्ट आंसर इज बी, डायरेक्ट करंट. मतलब यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. इन द बैटरी. चलें आगे. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए कैल्शियम सल्फेट, so the chemical formula of the plaster of Paris is A. calcium sulfate, B. calcium sulfate dihydrate और C. calcium sulfate hemihydrate. ठीक है. ये मैं आपको इनके फॉर्मूले बता रही हूँ, पर यू शुड नो अबाउट इट. विच इज अ करेक्ट आंसर? और डी नन ऑफ द अबव. सो योर करेक्ट आंसर इज सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. ठीक है. अब ये प्रिपेयर कब किया जाता है? जब जिप्सम, या जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं, ठीक है, जब इसको हीट करते हैं कितने 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है. दैट इज सी इज योर करेक्ट आंसर. यू शुड नो द फॉर्मूला एज वेल एज द नेम. So plaster of Paris is made of this. Okay. Let's move on to the next question. Which of the following is used as a moderator in the reactor of nuclear power plant? A. liquid sodium, B. graphite, C. boron और D. carbon dioxide. Moderator कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है in the reactor of the nuclear power plant? ओके. सो योर करेक्ट आंसर इज बी, ग्रेफाइट. अब ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है जो तुम्हारा यूरेनियम 235 है ना, ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं किस में? ग्रेफाइट में. ओके. सो दैट ये एक्ट करता है मॉडरेटर की तरह कि ये स्लो डाउन कर सके किसको? न्यूट्रॉन्स को. और अदर जो हमारे मॉडरेटर होते हैं, एक हो गया हमारा मॉडरेटर ग्रेफाइट, एक होता है हमारा रेगुलर वाटर यूज़ किया जाता है. ओके. और एक हेवी वाटर यूज किया जाता है. फाइन. दीज आर एज द मॉडरेटर्स. चलें आगे. 9th क्वेश्चन. डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर, हाइपरेमिया, स्वेलिंग ऑफ द माउथ एंड थ्रॉट एंड एंगुलर स्टोमेटाइटिस एंड हेयर लॉस. किसकी वजह से ये चीज़ें होती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B2 और नन ऑफ द अबव. So your correct answer is C, विटामिन B2. राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको स्किन ऑर्डर्स, स्वेलिंग ऑफ द माउथ
एंग्लोस्टोमेटाइटिस, हेयर लॉस टेक प्लेस करता है. सो विटामिन डी B2 इज द करेक्ट आंसर. Okay, let's move on to your last question of your set 17. When man eats fish, अगर man fish खा रहा है, which feed on zooplankton, which have eaten the small plants, the producer in the chain is. उन्होंने क्या कहा? man ने fish खाया. fish जो है it is eating zooplankton which have eaten what? small plants. तो इसमें प्रोड्यूसर कौन सा होगा? A zooplankton, B small plants, C fish और D man. So your correct answer is B small plants. तो सबसे पहले जो man है वो तुम्हारा टर्शरी कंज्यूमर है. क्या है? टर्शरी कंज्यूमर है. जो तुम्हारी फिश है वो क्या है? तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर. स्मॉल प्लांट्स जो हैं तुम्हारे प्रोड्यूसर हैं और जू प्लैंक्टॉन्स हैं तुम्हारे प्राइमरी कंज्यूमर. ओके, सो यू शुड नो दैट. सो बी स्मॉल प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द चेन. चले नेक्स्ट. होप वी आर क्लियर विद योर 10 क्वेश्चंस. लेट्स मूव ऑन टू योर सेट 18 with another 10 questions. A man is standing on a spring platform. एक spring platform पे खड़ा है. जो spring balance है it is reading 60 kilo weight. If the man jumps outside the platform, then the reading of the spring balance will remain same, decrease, increase, first increase and decrease to 0. Okay, so your correct answer is D, first increase and decrease to 0. Okay, अब क्या होता है? जब तक मैन एक स्प्रिंग पे खड़ा है, ठीक है, तो वो एक्सर्ट कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस पर बाय द स्प्रिंग एज वेल एज बाय द मैन. तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया. पर उसने बोला कि तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया फोर्स. पर जैसे ही मैन ने जंप किया आउटसाइड, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो अप्लाई कर रहा है फोर्स किस पे? इस स्प्रिंग पे, ठीक है. एंड तो क्या होगा? इनिशियली जो स्प्रिंग का बैलेंस है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसने इंक्रीज किया. पर जैसे ही मैन ने अपना फुट बाहर रखा एंड ही इज ऑन द ग्राउंड, तो क्या होगा? इट विल डिक्रीज टू 0. सो फर्स्टली वो इंक्रीज करेगा. जब उसने वो बाहर निकल रहा था तो उसने सारा फोर्स स्प्रिंग पे डाल दिया तो इंक्रीज हुआ. पर जैसे वो बाहर आके नीचे फ्लोर पे आया देन इट विल डिक्रीज टू 0. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. Let's move on to the second question. Transpiration is regulated by the movement of A. parenchyma cells, B. guard cells, C. epithelial cells or D. none of the above. So your correct answer is B. Transpiration तुम्हें already पता है किसके थ्रू होता है, that is from stomata. ठीक है. सो बेसिकली उसमें गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. सो गार्ड सेल्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन रेगुलेट होती है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. प्लांट्स ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज सेमोफाइट्स, सायोफाइट्स, हेलियोफाइट्स और मोनोकॉट्स. क्या कहते हैं प्लांट्स जो अंडर शेड ग्रो करते हैं? सो बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज सायोफाइट्स. ठीक है, जब शेड के अंदर होता है तो सायोफाइट्स, दीज आर मोस्टली जो टॉल प्लांट्स और ट्रीज होंगे जो रिसीव नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट सनलाइट. ठीक है, हेलियोफाइट्स हो गया जो सन के अंडर ग्रो करते हैं. हेलियोफाइट्स हो गया सन के अंडर और सायोफाइट्स हो गया अंडर द शेड विदाउट सन. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी. Okay,
द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3 मेटल्स दिया हुआ है, दैट इज XYZ. X is 28, Y is 287, Z is 282. So what is your correct answer? X is a metal, Y is a metal, Z is a non-metal, or D, Y is a non-metal and Z is a metal. आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, फर्स्टली यू नीड टू सी इट. सो करेक्ट आंसर इज डी. वाई इज अ नॉन मेटल एंड जी इज अ मेटल. अब इसको हम प्रूव करेंगे. लेट्स सी आपने कैसे निकाला है. आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है. हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इलेक्ट्रॉन्स की इनटू ऑर्बिटल्स, है ना. ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब एक्स की बात करें, एक्स में हमें क्या दिया है 2 and 8. 2 and 8. तो उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s², 2s2 एंड 2p3. सो 10 हो गया पूरे. 3 6 6 7 8 9 10 हो गया. तो 10 किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. विच मेटल इज दिस? ये क्या है बेसिकली? तो दिस इज 10 किसका है? नियॉन है. सो नियॉन क्या है? इट्स अ नॉन मेटल. तो एक्स तो मेटल बोला हुआ है यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया. ठीक है. नाउ लेट्स गो फॉर वाई. ये तुम्हारा गलत हो गया. अब वाई बोला है दैट इज 287. 287. तो उसका क्या हो जाएगा? 1s², 2s², 2p², 3s² और 3p⁵. तो देख लो 287 को प्लस करो कितना बनता है? 17. 17 किसका है? क्लोरीन एटम है. क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है. तो वाई भी नॉन मेटल है. ये तो उन्होंने बोला था वाई मेटल है. तो पर वाई इज नॉन मेटल, एक तो प्रूव हो गया. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट जेड क्या बोला है? दैट इज 282. तो क्या आ गया? 1s², 2s². इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो. 2p6 सब लिख रहे हैं. 3s². ठीक है. सो इट इज इक्वल टू व्हाट? 12. 12 किसका है? अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दैट इज मैग्नीशियम. तो जेड क्या है? मेटल है. और वाई क्या था? नॉन मेटल था. तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? डी. वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. चले नेक्स्ट. Which of the following is produced during the formation of photochemical smog? A. Hydrocarbons, B. Nitrogen oxide, C. Ozone और D. Methane. क्या बनता है? So B. Nitrogen oxide is your correct answer. अब स्मॉग क्या होता है? बेसिकली जो स्मोक और फॉग से बने उसको स्मॉग कहते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा इसका कंटेंट होता है कंपैरेटिवली, जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल स्मॉग क्रिएट करने के लिए. और ये किस कलर की होती है? ब्राउनिश ग्रे कलर की होती है. और किसकी वजह से होती है? यूवी रेडिएशंस की वजह से. ओके. जो कंटेन करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स एज वेल. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन to the sixth question. Malefician body is constituted by A. glomerulus only, B. glomerulus and efferent vessels, C. glomerulus and afferent vessels, or D. glomerular and Bowman's capsule. Malefician body is constituted by. So your correct answer is D. glomerular and Bowman's capsule. ठीक है. अब जो मेलिफिजियन बॉडी होती है उसमें 2 ही चीज़ होती है, दैट इज ग्लोमेरुलर एंड बाउमन कैप्सूल. ठीक है.
ये क्या कंटेन करता है? एफरेंट आर्ट्रियोल्स कंटेन करता है फ्रॉम टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और बाउमेंस क्या होता है? ये डबल वॉल्ड एपिथेलियम होता है, या कप कह सकते हैं, जो इंक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। ठीक है, सो मेलिफिजियन बॉडी कंटेन करता है ग्लोमेरुलर एंड बाउमेंस कैप्सूल। आपने आई थिंक डायग्राम देखी होगी, उसके अंदर होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज एन ऑड वन? ए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। बी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ग्लूकोज गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। और सल्फर plus oxygen gives sulfur dioxide. Which is the odd one, or you can say the wrong one? So your correct answer is C. Glucose gives out carbon dioxide plus water. और कौन सी एक चीज़ रह गई इसमें? दैट इज एनर्जी भी देता है। जब ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज द मेन थिंग विच इट प्रोड्यूसेस, राइट? तो ये बाकी जो तीन हैं वो करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एट क्वेश्चन। विंड इज कॉज ड्यू टू uneven heating of the earth's surface, rotation of earth, local conditions, or all of these? Okay, so what is your correct answer? Your correct answer is A, uneven heating of the earth's surface. ठीक है, अब क्या होता है, बेसिकली जो हमारा अर्थ है ना वो अनइवनली हीट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लेट्स टेक आउट, मतलब हमें पता है कि जो एयर है वो कैसे फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना? अगर आप हम एक ये एरिया ले लें, अगर यहाँ पे हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई है अनइवनली, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर है तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। हमने क्या बोला? तो एयर कहाँ से फ्लो करती है? हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर। तो इस तरफ जो विंड है वो मूव करेगी। सो इट इज कॉज ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन। विटामिन के डेफिशिएंसी इन अ बॉडी लीड्स टू delayed clotting of blood, interference with reproduction, night blindness और scurvy. विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होता है? सो योर करेक्ट आंसर इज ए, डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपको पता है विटामिन के किसके लिए होता है? बेसिकली ये ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। अगर नहीं होगा देयर विल बी अ एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, सो इट इज़ अ डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और ब्लीडिंग होती रहेगी। सो इट इज़ द प्रॉब्लम इवन ड्यूरिंग अगर आप दान भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इट्स वन ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, ए इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन। Kwashiorkor is caused by the deficiency of A, vitamin K, B, protein, C, calcium, or D, none of the above. So your correct answer is B, protein. ये क्या करता है? सिवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन कॉज करता है। ठीक है, अगर लैक ऑफ प्रोटीन होगा तो क्या होता है? इवन इट लीड्स टू ऑसमोटिक इम्बैलेंस। क्या करता है? ऑसमोटिक इम्बैलेंस कॉज करता है, जिसकी वजह से जीआईटी में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाती है गट की, और इट लीड्स टू द माल न्यूट्रिशन सिवियर। सो प्रोटीन इज योर आंसर। Kwashiorkor is caused by the deficiency of protein. That is your dietary protein. Okay, hope I am clear. So by this we have come to an end of your
lecture 9, and we have completed again 20 questions. Till now हमने I think we have completed 170 plus questions हमने discuss कर लिए हैं अभी तक के lectures में. So I hope you are getting more clear pictures, and सबको नए नए क्वेश्चंस पता चल रहे हैं, एंड दे आर जस्ट इम्प्रूविंग ऑन दैट, और वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. विल मीट यू टुमारो फॉर द लास्ट योर नेक्स्ट lecture. Okay, take care. Bye bye.